देखना है इसको, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये गिर रहा है, गिरते हुए दिख रहा है आपको, चिपकते हुए। तो चलिए शानदार तरीके से जो है हम चैप्टर 15 यानी कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे भी बस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे मेरा एक ही बात कहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और अगर आप वाकई में ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे कि इस वाले पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जो हमारा हिंदी मीडियम का कोर्सेस है, भौतिकी का, रसायन का, हमारे ऐप जीसीसी एनआईएस क्लासेस या हमारे वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे बैचेज में, उनके लिए तो बिंदास, उनको नोट्स हो गया या उनका जो कंटेंट हो गया, सब कुछ प्रोवाइड होता है। तो आप सभी बच्चों का भी होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आप भौतिक राशि बोल सकते हैं जो दो प्रकार का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर विद्युत आवेश की बात करूं तो ये विद्युत आवेश आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर पाया जाता है वो आपका पाया जाता है धनात्मक, यानी इसको धन आवेश कहते हैं। तो एक तो आपका हो गया धन आवेश, कैसा हो गया जी, धन आवेश हो गया। और दूसरा जो आपका हो गया ऋण आवेश, ऐसा हो गया, ऋण आवेश हो गया यहाँ पे। तो धन आवेश को हम लोग ऐसे पॉजिटिव साइन से सूचित करते हैं और ऋण आवेश को नेगेटिव साइन से सूचित करते हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं बता दूं कि जितने भी ये आवेश होते हैं, मतलब दो ही प्रकार के तो आवेश हैं इसमें, तो आवेशों के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है और आकर्षण होता है। तो कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है, मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, अगर कुछ ऐसा सीन बन रहा है बच्चों जहां पर आप ये कहते हैं कि ये प्लस है ना, और ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, अगर एक जैसे आवेश आमने सामने होंगे तो दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ये इधर की ओर इसको फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर बल लगाएगा, इसको इधर धक्का देगा, ये इधर देगा। देखते हैं, मतलब लड़के लड़के और लड़कियों लड़कियों के बीच में झगड़ा होने का चांसेस ज्यादा होता है। बट वही अगर मेल फीमेल हो जाए, एक लड़का एक लड़की हो जाए, तो वहां पर बड़े कम चांस होते हैं, है ना। दोनों ही अपने हिसाब से रहते हैं कि भाई एकदम अपने एक अच्छा इंसान बन के रहना है। तो ये वाला जो केस होता है यहाँ पर, जिसमें कहते हैं कि अगर समान आवेश होंगे, क्या होंगे, अगर समान आवेश होंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है ना, प्रतिकर्षण होगा यहाँ पर। और वही अगर हम लोग ऐसा कुछ सीन ले लेते हैं जहां पर ये हम लेते हैं कि ये विपरीत आवेश हम ले लेते हैं। विपरीत आवेश का मतलब है कि मान लो ये प्लस ले लिया और ये माइनस ले लिया, ये माइनस ले लिया और ये प्लस ले लिया, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो समझिएगा, जब भी कुछ ऐसा आपको लगे यहाँ पे कि ये विपरीत आवेश है, कैसे आवेश हैं जी, अगर ये विपरीत आवेश में आते हैं तो बच्चों ऐसी स्थिति में यहां पर आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। तो सारी चीजों को मैं ध्यान से एक एक करके एक एक टर्म को आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि इस चैप्टर के अंदर ऐसा कोई भी सवाल ना रहे जो आपको समझने में दिक्कत आए। अब उससे पहले हम समझते हैं कि जो अपने आवेश होते हैं ना, उन आवेशों में कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा, जैसे कि आपने सुना होगा संवहन क्या होता है ना, प्रेरण क्या होता है। ये बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो दो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके आते हैं कि संवहन क्या होता है। देखिए, अगर हम संवहन की बात करेंगे, संवहन एक ऐसा टर्म है जिसको इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। और कोई भी चीजें बेकार की बातें यहाँ पर टाइम पास वाली मैं नहीं बताऊंगा, मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहते हैं कि जब दो आवेश, या मान लो कि दो भी कोई भी स्रोत है जिसके ऊपर आवेश मान लेते हैं, अगर उन दोनों को आप संपर्क में लाएंगे तो ऐसे स्थिति में देखेंगे कि उसमें कुछ चार्जेज का आदान प्रदान होगा और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग संवहन कहते हैं। तो संवहन का सिंपल सा मतलब है संपर्क में लाना। इसमें लाना, कांटेक्ट करवाना, संपर्क में लाना। तो संपर्क में कैसे लाते हैं, यहां पर मैं आपको सिंपल बताता हूं। यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि ये एक है और एक और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, ये एक, ये ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये ए है और ये मान के चलिए बी है।
अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि देखो जी, इसके ऊपर जो चार्जेज है ना, मान के चलते हैं ये आवेशित है ना, मान लो ये आवेशित है, ये वाला, ये कैसा है, आवेशित है ना, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही संपर्क में किए तो ये भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। कैसा हो गया, ये भी आवेशित हो गया यहाँ पे। तो ये संपर्क में लाने से पहले का सीन अगर मैं बताऊं थोड़ा सा आपको, तो कुछ इस प्रकार का सीन था, मतलब ये ए है और ये बी है, ये कुछ अलग अलग थे संपर्क में लाने से पहले, संवहन से पहले। तो भाई इस पे ये आवेशित था, लेकिन ये आवेशित नहीं था, ये अनावेशित था। कैसा था, ये अनावेशित था, लेकिन जैसे ही इसको संपर्क में लाए तो ये भी आवेशित हो गया। वो कोरोना के टाइम में देखा नहीं था कि एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, अगर किसी को कोरोना है तो आपको भी कोरोना हो जाएगा और आप फिर रोने लग जाएंगे, रोना रोना हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रॉब्लम होता है, जहां पर संपर्क में आने की वजह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आवेशों का आदान प्रदान होता है। और संभावना यहां पर बहुत ज्यादा है कि मान लो कि आवेशित है, धनात्मक आवेश में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बगल वाले को ये कर देगा। तो कमेंट में कहा है कि सर कल आप पीडीएफ, हाँ पीडीएफ कल थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, तो आज सारा अपडेट कर देंगे, ठीक है। वो हर क्लास के बाद तुरंत करना होता है, तो कल बाई मिस्टेक रह गया होगा, कोई नहीं, आज सारा आपको मिल जाएगा। और चैप्टर 14 वाला जो था उसका पूरा नोट्स के साथ आपका इंटेक्स टर्मिनल का पूरा पीडीएफ रेडी, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आराम से आप पढ़िएगा। चलिए इंडक्शन की बात करते हैं। तो एक तो हमने आपको बता दिया संवहन यानी कंडक्शन बता दिया। अब एक प्रेरण होता है। अब प्रेरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रेरण वाली कहानी आपको समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है प्रेरण, प्रेरण जिसको इंडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इंडक्शन कहते हैं। अब देखिए इंडक्शन में कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा नजदीक रखना होगा, मतलब दूर तो रखना होगा, थोड़ा थोड़ा नजदीक रखना होगा। इसको बोलते हैं तटस्थ, तट के तटस्थ, थोड़ा नजदीक रखना होगा आपको, टच नहीं करना है, नजदीक रखना है यहाँ पे। तो कई बार हम ये देखते हैं कि मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल उदाहरण दिखाता हूं यहाँ पे, कि एक ये है ए जो कि आवेशित है, ऐसा है आवेशित है, और यहां पर हम देखते हैं कि ये है बी जो अनावेशित है, अनावेशित है। लेकिन जब इन दोनों को ऐसे करके नजदीक लाया जाता है, इन दोनों को ऐसे नजदीक लाया जाता है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इसके अंदर भी आवेश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, आवेश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि बगल वाले पड़ोसी की वजह से हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको प्रेरणा मिला है ना, प्रेरित हुआ है ये। तो इस प्रकार जो है जो होता, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर प्रेरण बोलते हैं। और यहां से भी हम देखेंगे कि प्रेरण का सिद्धांत भी आगे कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं आपको अगर प्रेरण इंडक्शन के बहुत सारे उदाहरण दूंगा जो आप चैप्टर 19 में पढ़ेंगे, और आप इंडक्शन का बहुत सारा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आप ये समझिए कि कहीं दूर में आग जल रहा है और वहां से गर्मी आपके पास आ रही है, तो क्या आप टच कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको वो ऊर्जा महसूस हो रही है, तो वो सारा इंडक्शन में ही जाता, प्रेरण में ही जाता है। यहाँ पर ग्राउंडिंग, अर्थिंग आपने सब पढ़ा है ना। तो चलिए मैं आपको अब आगे बताता हूं नेक्स्ट यहाँ पर ग्राउंडिंग के बारे में, अर्थिंग के बारे में। ग्राउंडिंग क्या होता है, जिसको अर्थिंग भी करते हैं। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा विद्युत धारा होता है, हालांकि इसको हम चैप्टर 17 में विशेष रूप से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर 17 में, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। एंड आपको सारी बुक्स मिल गई, बहुत बहुत बधाई हो, आपको सारे बुक्स मिल गए तो कमेंट करके बता रहे। यही लाइव सेशन का मजा होता है। मतलब अभी क्या है कि ये हो सकता है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे चला जाए डेमो पर्पस के लिए, या बाद में ऐप में भी रहे, बट जो बच्चे भी हमसे लाइव में जुड़कर पढ़ते हैं, जैसे कि अभी ये क्लास चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है, जितना भी चैप्टर सब लाइव में चल रहा है ना। तो लाइव में पढ़ने का ये होता है कि आप बीच बीच में हमसे कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं, और आपको पढ़ाई बड़ा दिलचस्प लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, एक ताल बैठ जाता है ना।
तो देखिए ग्राउंडिंग की बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। हालांकि हम डिटेल अभी पढ़ेंगे कि जो अपना चार्ज होता है, कैसे क्वांटम होता है, यांत्रिकी क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ये समझिए कि मान के चलिए कोई तार है, मान के लिए कोई तार है। अब हम कह रहे हैं कि तार में जो है इधर की ओर विद्युत धारा जा रहा है ना, इधर की ओर क्या जा रहा है? विद्युत धारा जा रहा है। तो भाई अगर इधर की ओर विद्युत धारा जा रहा है, इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इधर की ओर आ रहे होंगे। और ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही जरूरी होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं कुछ भी ले लूं, मैं प्लास्टिक ले लूं, समथिंग कुछ भी ले लूं, मान लो कि मैं ये प्लास्टिक ले लेता हूं, एक ट्यूबलाइट मेरे है ने, देखो ये मान लो ट्यूबलाइट मैंने ले लिया है। अब देखो ये ऊपर से पूरा कवर है, प्लास्टिक से कवर है ना। अब यहां से मैं कोई करंट टच कर दूं और यहां कर दूं तो क्या ये पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब ये प्लास्टिक है। तो सर क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये छोटा सा हिस्सा तार निकला हुआ है, देखो ये निकला हुआ है, इसके अंदर देखो कॉपर का तार है यहाँ पर। अब इस कॉपर के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़िया से मूव करेगा, तो इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब गाँव में देखते हैं बहुत सारे लोग जो है, मान लो जिनका अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या मान लो अभी खाली हैं, बेरोजगार है, उनको एक कॉल करेंगे तो खूब भीड़ जुट जाती है। कितना भीड़ जुट जाता है वहां पे। लेकिन आप देखेंगे शहर वगैरह में जो है लोग इतने व्यस्त रहते हैं अपने काम को लेकर कि भीड़ जुटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो वैसे ही समझिए यहाँ पर कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो अर्थिंग का क्या कहानी है? अभी आपने देखा होगा अर्थिंग को लेकर, गांव वगैरह में अर्थिंग को लेकर बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन अब शहरों में तो इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि गाँव में भी अब बिजली की जो आपूर्ति है बड़े ही पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। तो अर्थिंग बेसिकली क्या होता है? खंभे के पास ही दे दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपका घर है, समझिएगा इसको ध्यान से, अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं यहाँ पे। मान के चलिए आपका घर है, ये आपका घर है, और इस घर में जो है बिजली जो है आपका सप्लाई हो रहा है। तो आपका घर है, मान लो बहुत प्यारा सा घर बना देते हैं, ये लो जी आपका घर है यहाँ पे, और इसके अंदर जो है बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ जो बिजली आ रही है वो खंबे से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, ये मान लो इस तरह से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ आ रही है, खंबे से आ रही है यहाँ पे। तो अब क्या होता है कि मान लो यहां से आ रहा है, तो अब घरों में क्या करते हैं, एक नीचे अर्थिंग लगा देते हैं, इस तरह से नीचे की ओर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं इसको, है ना, मिट्टी के अंदर तार को नीचे दबा देते हैं यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं यही अर्थिंग है अपना। तो इसकी कहानी समझते हैं कि क्या सिस्टम होता है, क्या सेटअप होता है। देखिए जो अर्थ होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा होता है, भरपूर इलेक्ट्रॉन होता है, और सीधी सी बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उल्टी दिशा में उतना बढ़िया विद्युत धारा जाएगा। तो आप देखिए मान के चलिए, हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको विद्युत धारा आई आ रहा है ना, आई आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। भाई आप देखो उधर से खंबे से तार से आपके यहाँ विद्युत धारा आ रहा है ना, तो यानी कि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा इस तार में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तभी तो आपका इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा का मात्रा भी बढ़ेगा। तो कई बार क्या होता है, वोल्टेज बहुत डीम होता है गांव में, वोल्टेज समझते हो, जैसे अब मान लो कि सप्लाई बहुत ही कम है तो वोल्टेज डीम है। तो हम लोग बचपन में गांव में एक ही ट्रांसफार्मर था और उसी ट्रांसफार्मर में सारे गांव को बिजली आती थी। अब वो प्रॉब्लम ये होता था कि उस तरह से उतना मजबूत नहीं था, कई बार ट्रांसफार्मर ही उड़ जाता था तो अब जैसे ऐसा होता था कि 100 वाट का बल्ब जलता था, तो मीटर वगैरह तो लगा नहीं था, तो या तो आप टीवी चला लीजिए, या तो पंखा चला लीजिए, या तो आप बल्ब जला लीजिए। तो हमें अगर टीवी चलाना होता था तो स्टेबलाइजर रखते थे। स्टेबलाइजर से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज को बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम डिटेलिंग में इसको। तो ऐसा होता था कि जैसे मान के चलो कि हमने पूरा बल्ब बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, पंखा भी चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा है, और टीवी देख रहे हैं एकदम से। तो अब यहाँ पर अर्थिंग क्या करता है, कैसे वोल्टेज को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा, जितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हो ले लो। जितने भी चालक होते हैं जो विद्युत को प्रवाहित करते हैं उनके पास भरपूर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत आराम से मूव करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर पहुंचा पाएंगे उसकी उल्टी दिशा में उतना ही विद्युत धारा हमारे घर में आ पाएगा, और जितना ज्यादा विद्युत धारा होगा, अभी हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे ओम का नियम, तो वोल्टेज भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ अर्थिंग की कहानी होती है।
और हमारे साथ तो कुछ ऐसे घटनाएं घटी जो आज तक मैं सोचता हूं तो मैंने सोचा कि मैंने कैसे किया। एक मूवी आ रही थी कोई मिल गया, आप लोगों ने देखा होगा, और उस समय मैं ऐसे 7 या 8 साल का रहा होगा, बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा था उस समय, ठीक है, बहुत छोटा था। तो वो जो मूवी थी, शायद उससे भी बहुत छोटा था मैं, जितना बता रहा हूँ उससे भी एज कम था मेरी। तो मूवी जब आई थी तो रात के समय आ रहा था, और उस समय जो था वोल्टेज बहुत कम था। तो हमारे गांव में लोग कहते थे कि अगर आप जो है अपने अर्थिंग के पास में पानी डालते हैं तो वहां से जो है वोल्टेज बढ़ जाता है। देखिए पानी क्या होता है, बढ़िया सुचालक होता है, पानी देंगे मिट्टी गीली होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और कहते हैं कि पानी में अगर नमक घोल के आप देंगे तो और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़, मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसमें समझ नहीं रहता, मतलब और बढ़िया वोल्टेज हो जाएगा। तो नमक NaCl होता है। अब NaCl क्या होता है, देखिए NaCl को जब ब्रेक करेंगे तो टूटता है Na+ में और टूटता है Cl- में, और जितना ज्यादा Cl- टूटेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यानी इनडायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने अपने घर का डब्बा उठाया नमक का, पूरा बाल्टे में डाला, घोला जाके और सीधा डाल दिया। कई लोग गोबर भी डालते थे, गोबर में भी सॉल्ट होता है, तो गोबर तो था नहीं उस समय हमारे पास, डाल दिया। और डालने के बाद जो है आराम से गए देखने के लिए। अब क्या था, वोल्टेज इतना कम था कि पिक्चर बस इतना ही आ रहा था। अब मुझे ये देखना था कि रोहित मेहरा आखिर एलियन को कैसे बचा के उसको भेजता है। मैंने टीवी उड़े तो उड़े, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, पता नहीं भविष्य में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो अब ये चीजें नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। अब तो डायरेक्ट पता है यहीं पर अर्थिंग, खंबे के पास ही अर्थिंग दे दिया जाता है। देखिए अब क्या होता है अर्थिंग की कहानी, अर्थिंग जो है अब यहीं पर दे दिया जाता है। तो यहाँ अर्थिंग देने की वजह से अब घर का जरूरत ही नहीं पड़ती, जितना बिजली चलाना चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। सो अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो हमें यहां पर पढ़ना है और समझना है। सर क्या चीजें पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि हर चीज का अपना एक संरक्षण होता है, तो ऊर्जा का भी संरक्षण का नियम होता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्व करके रखना। संरक्षण का मतलब वही होता है कि किसी चीजों को जितना उसकी मात्रा को बचा के रखना। तो इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं, या आवेश संरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आवेश संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा प्रणाली हम लोग लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम हम लोग लेते हैं जो समाहित प्रणाली यानी आइसोलेटेड है। तो कैसा हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक ऐसा प्रणाली ले रहे हैं, मान लो जो समाहित है, समाहित प्रणाली की यहाँ पर बात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सब कुछ लॉक हो गया है, सब कुछ इसके अंदर हमने लॉक कर दिया है, इसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन हमने खत्म कर दिया है, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर जो अपना आवेश होता है वो संरक्षित होता है, याद रखिएगा। तो केवल समाहित प्रणाली के अंदर ही आपका जो आवेश होगा वो कैसा होगा, संरक्षित रहेगा। तो आवेश संरक्षित होता है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा लेते हैं, मान लो ये हमने ले लिया, और हम ये कह रहे हैं कि ये समाहित प्रणाली है, तो इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे प्लस माइनस जो भी रहेगा वो सारा का सारा संरक्षित रहेगा यहाँ पर। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही जितना आपका धन आवेश की संख्या होगी और उतना ही अगर ऋण आवेश की संख्या होती है, और उसको अगर हम कुल योग करेंगे तो शून्य मिलेगा। आप अच्छे से जानते हैं, आपने देखा है वो, जैसे कि आपने जैसे मान लो, कैसे मैं बताऊं आपको, करके दिखाता हूं, देखो। मान लो बहुत सारे चीजें लेते हैं जिसके अंदर अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा लेके दिखाऊं आपको, मे भी पॉसिबिलिटी है छोटे छोटे टुकड़े उड़ जाए, देखो। वो मैं छोटे छोटे टुकड़े लेके देखता हूँ, अगर हो जाए। बालों में तेल लगा हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो। और छोटे छोटे ले लेता हूँ मैं, और छोटे, और मैं ये ले लेता हूँ ब्लैक वाला ताकि आपको दिखे, के ऊपर ले लेते हैं। हालांकि ये बहुत ही हैवी हैवी, शायद ही आ पाए।
और ये मान लो पेन ले लेते हैं, इसको मैं रगड़ देता हूँ ऐसे करके। ये देखो, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा ऊपर करूँ, ये देखो चिपक गया, ये देखो चिपक गया। और बड़ा करके दिखाऊं? इसको और पीछे रगड़ देता हूँ बालों में अच्छे से। अरे बाल ना खराब हो यार, है ना? ठीक है, आप करके देखना है इसको, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये गिर रहा है, गिरते हुए दिख रहा है आपको, चिपकते हुए? कैसे चिपक रहा है यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है ये? तो भाई ये इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे मान के चलिए हमने लिया, और आप देखिए कि जैसे ही हम इसको इस तरह से रब करते हैं, रगड़ते हैं यहाँ पर, तो रगड़ने की वजह से इसके अंदर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको पढ़ाया था कि जो आपका विपरीत आवेश होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। पढ़ा है ना अपने यहाँ पर? जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यहाँ पे। तो भाई ऐसे स्थिति में आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कि जब विपरीत आवेश जो है वो करेगा, तो बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर एक आवेश उत्पन्न होगा। हो सकता है कि भाई इसके अंदर कोई धन आवेश उत्पन्न हो या ऋण आवेश उत्पन्न हो, जो भी है वो ऐसे एग्जैक्ट भी होता है कि अलग अलग कांच का, प्लास्टिक का अलग अलग जाता है वहां पे। तो जैसे ही इसको हम टच देखिए, अभी टच कर रहे हैं तो नहीं उठ रहा है, अभी टच कर रहे हैं तो नहीं उठ रहा है यहाँ पर। लेकिन इसको कहीं भी अगर रगड़ देंगे, देखता हूँ शर्ट पे रगड़ के होता है कि नहीं होता है, इस तरह से देखो, शर्ट पे नहीं हो रहा है। तो हर जगह रगड़ने से देखो, बालों से रगड़ने पे हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं बालों में फिर से यहाँ पर ऐसे करके रगड़ूंगा ऐसे, अब देखो, ये देखो अब चिपक गया, देखो अब चिपक गया ये इस तरह से। ये देखो चिपक रहा है, उठ रहा है। जितना ज्यादा आप रब करेंगे उतना ज्यादा जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज आपको समझना है यहाँ पर। बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कि प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो आवेश होगा ना, तो आप रगड़ के देखना, कांच का, रेशम का आपस में करोगे तो आपको समझ में सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो यहां हमें ये समझना है कि मान के चलिए कि जितना भी आपका कुल, हम ये बोल सकते धन आवेश की कुल संख्या, मान लो धन आवेश लेते हैं, और हम लोग जो है ऋण आवेश लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ऋण आवेश लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि दोनों की संख्या समान है। हम ये कहते हैं कि समान संख्या में ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं, समान संख्या में ले रहे हैं। इसका जो योग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। तो इतनी चीजें तो पढ़ लिया, लेकिन ये भी जानिए आवेश जो होता है उसको हम लोग कूलॉम्ब मतलब सूचित करते हैं, उसका मात्रक होता है सी से करते हैं। तो आगे आएगा 10 कूलॉम्ब, 5 कूलॉम्ब, ये भी हम समझ लेते हैं आवेश के बारे में, डिटेलिंग ध्यान लेते हैं। अभी तो भाई हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि भाई ये आवेश होता है, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, बस इतना ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना? लेकिन जब हम डिटेलिंग इसको देखते हैं यहाँ पे, तब समझ में आता है कि आवेश क्या है, क्या परिमाण होता है ना, क्या कैसे होता है, उसको समझते हैं। तो आवेश के बारे में लिख दूं यहाँ पे, आवेश जो होता है इसको हम लोग क्यू से सूचित करेंगे आपके सिलेबस में। और इसका जो आप लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे यहाँ पर, जो मात्रक होगा यहाँ पर वो कूलॉम्ब होगा। कैसा होगा? कूलॉम्ब होगा, जिसको सी से सूचित करेंगे। तो जैसे लिख देगा 10 कूलॉम्ब, 5 कूलॉम्ब, कई बार माइक्रो कूलॉम्ब भी लिखता है यहाँ पर। तो इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर हम बात करें कि कैसा भौतिक राशि होता है, सदिश होता है, अदिश होता है, कुछ इस टाइप का, तो भाई सदिश का तो कोई लेना देना है नहीं इसका, आप समझते हैं। कोई दिशा का मतलब इनको है नहीं यहाँ पर, तो कोई सदिश अदिश तो वैसे पूछेगा नहीं आपको। लेकिन ठीक है, इतना है कि इसका कूलॉम्ब में मेजरमेंट हम करते हैं। और जितने भी आपके विद्युत आवेश होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर, जिसको हम परिमाणीकरण का बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जितने भी आवेश होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। तो हम बोलेंगे आवेश का, है ना, आवेश का परिमाणीकरण। इसको हम सरल भाषा में समझाएंगे क्योंकि ये सब पढ़ना है आपको। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है पहले ये समझाते हैं। क्वांटाइज का मतलब होता है कि भाई कोई भी आप मतलब राशि ले रहे हैं,
उस राशि का सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो अस्तित्व में है। नहीं, बात समझ में आई? मैं आपको घर समझाता हूं। आपका घर किससे मिलके बना है? ईंटों से मिलके बना है। तो आपके घर के जिन तत्वों से मिलके बना है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है जो अकेले अस्तित्व में? ईंट है ना, ईंट। वैसे ही भारतीय रुपया में, अगर भारतीय रुपया को, इंडियन करेंसी को हम क्वांटाइज करते हैं बच्चों, तो बताइए सबसे छोटा जो भारतीय मुद्रा है वो कौन सा है जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, मतलब प्रचलन में है, लोग सब अपनाते हैं? 1 रुपया है ना। अब देखिए 20 पैसा भी हम बोल सकते हैं, 50 पैसा ये बोल सकते हैं, लेकिन क्या 20 पैसा 50 पैसा अभी चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है ना। तो जो अस्तित्व में होता है उसी को हम बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं अपने आवेश के परिमाणीकरण का, तो परिमाणीकरण में, क्वांटाइजेशन में हमें यह ध्यान रखना है कि भाई जो सबसे छोटा होता है जो अभी पाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, ई, सबसे छोटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका सबसे छोटा जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि मान लो किसी के पास 1 रुपया है और आप उसके पास आ गया 100 रुपया, तो कैसे लिखेगा? 100 गुना 1 रुपया, ऐसे लिखेगा ना। मान लेते हैं कि अगर ऐसा है कि किसी के पास 1000 रुपया, तो कैसा लिखेगा? 1000 गुना 1 रुपया। मतलब कि जो सबसे छोटी इकाई है उससे कितना गुणा आपने बड़ा मात्रा लिया, इतना ही लेना होता है यहाँ पर। तो ये जो हम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं Q = NE लिखते हैं यहाँ पर। अब E जो होता है ये सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश होता है। ये स्वतंत्र आवेश होता है, मतलब पाया जाता है यहां पर। इससे छोटा जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है ना कि फिर वो आपको वो अस्तित्व में फिर नहीं आएगा यहां पर, समझिएगा। तो जितना भी आवेश हम लोग लेते हैं, है ना, जितना भी आवेश हम लोग लेते हैं इसी के गुणज में लेते हैं। ये क्या हो गया? ये इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, है ना। मान लो कि अब ऐसा है कि जैसे कि हमने बताया कि किसी के पास 1000 रुपया है तो कैसा लिखेगा? 1000 गुना 1 लिखेगा, तो ये n हो गया और ये आपका e हो गया। तो भाई जितना ज्यादा n की संख्या बढ़ेगी उतना ही मात्रा यहां पर बढ़ता चला जाएगा, समझिएगा इसको ध्यान से। तो यही Q = NE लिखते हैं। और कई केसेस में आपको यहां पर संख्या पूछ दिया जाता है सवालों में कि बता इसका संख्या कितना होगा, मतलब इसका कितना आवेश यहां पर होगा। तो अगर मान लो संख्या पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा Q/E हो जाएगा। तो Q आपको दे दिया जाएगा कितना, इतना है, इसमें कितना होगा, मैं कुछ सवाल आपको करवा दूंगा। और E का जो मान होता है याद रखिएगा, ये होता है 1.6, कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे यहाँ पे, बट अगर E के बोलेगा तो इतना ही बोलेंगे। ये होता है अपना, क्लियर है? तो कॉमेंट हमने कहा है कि सर प्रैक्टिकल कब प्रोवाइड करेंगे? प्रैक्टिकल का भी हम कर देंगे, लाइव डाउट सेशन में बच्चों को हम नहीं बोला है, काम अभी बस पूरा ही होने वाला, जैसे होगा आपको अपडेट कर देंगे। तो आपको इतना एनफ टाइमिंग मिल जाएगा, कम से कम 15 दिन के आसपास का, कि आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। और इस पर एक सवाल पूछता है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, पता है आपको? क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए इसका क्या होगा, कैसे होगा। फिर आगे हम कूलॉम के नियम पे आएंगे, बट ये पूछता है, अगर मैं आपके बुक में लेकर आऊं, यहाँ पे देखिए, आपके अगर बुक में लेकर आऊं, मे भी पॉसिबिलिटी अगर होगा तभी करवा पाऊंगा, नहीं तो अब बुक के अंदर कौन इतना मतलब पढ़ेगा, तो मतलब ही नहीं बनता है पढ़ने का यहाँ पे। आई थिंक सो, मैं एक बार देख लेता हूँ, रहेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, तो यस, देखिए ये वाला सवाल, ये सवाल देखिए जरा। हाँ चलो, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहां पर? इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि एक आवेशित, है ना, एक आवेशित वस्तु का आवेश दे रखा है Q = 4.8 गुणा 10⁻⁻16 कूलम है। वस्तु में मूलभूत आवेश की कितनी इकाइयां हैं? और देखिए सारी चीज हमने यहां पर ले लिया, देख रहे कूलम में दे रहा है यहां पर, मतलब n की मात्रा आपको यहां पर पूछ रहा है कि n की संख्या यहां पर कितना होगा। तो आइए यहां पर लिख लेते हैं 4.8। हम यहां पर जो है लिख लेते हैं ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। यहां पर एक सवाल ले लेते हैं कि आपको Q दे रहा है 4.8 गुणा 10⁻⁻16 कूलम दे रखा है,
और आपसे पूछ रहा है एन का मात्रा पूछ रहा है, और ई आपको दे रखा है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है, हम तो इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। भाई हमें ये पता है कि Q इज इक्वल टू होता है एन ई, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या हम एन की मात्रा नहीं निकाल सकते हैं? बस सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। और प्रैक्टिकल बनाने के लिए बोल रहे हैं सर पीसीपी क्लास में चेक करेंगे। पीसीपी क्लास में कौन प्रैक्टिकल बनाता है? हाँ, प्रैक्टिकल का तो अलग हिसाब किताब है, तो नहीं है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के डेट में ही जाता है। बाकी बोल रहे हैं तो आप हमारे ऐप में एक बार देख लेना, वहां से अगर हो तो आप उसको एक बार बना लेना, है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल तो अपडेट अभी थोड़ा दिन में हो पाएगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई हो गया यहाँ पर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q बाई ई हो जाएगा यहाँ पर, है ना। Q कितना दे रखा है यहाँ पर? Q यहाँ पर दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁻16, है ना। और E कितना हो गया? 1.6 गुना 10⁻⁻19। एन की संख्या है, कुलम से कुलम तो वैसे ही कट जाएगा, यहाँ पर कोई मीनिंग तो यहाँ पर रहेगा नहीं आपका, है ना। तो अब देखो ध्यान से, आपको एक बात समझ में आएगा कि क्या ये मल्टीपल है 16 के टेबल में, है ना। आपको नहीं लगता ये 3 टाइम कट जाएगा? और आपको ये भी समझना चाहिए कि जो माइनस है ये भी कुछ एडजस्ट होगा। कैसे एडजस्ट होगा? देखिए, घबराना नहीं है। देखिए ये 3 गुना 10 की पावर कितना? -16, और ये -19 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? +19 हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर? 3 गुना 10 की पावर 3 आ गया ना, यानी कि एन की संख्या कितनी आ गई? 3000 आ गई यहाँ पर। कितनी आ गई? 3000। और ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसा कितने आवेश होंगे? 3000 होंगे। इससे संख्या बड़ी भी हो सकती है, कुछ ऐसा नहीं कि 3000 हो गया 300 ही होगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो भाई इस तरह के सवाल आएंगे तो इन सवालों को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन में बस इतना समझना है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। जैसे मान लो कभी एन ही आपको दे दिया और ये आपको ना दिया, ये तो आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। और आपसे बोल दे कि बताइए कितना आवेश होगा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, फिर आपको गुणा करके देना पड़ेगा। क्लियर है? मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में? बताएंगे जरा। अब हम पढ़ेंगे भाई कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि कूलॉम का नियम कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, आओ पढ़ते हैं कूलॉम का नियम। तो ये अपना प्यारा सा है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। क्या कहता है कूलॉम का नियम? पहले हम स्टेटमेंट लिखने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। तो आपने कमेंट किया कि समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब देखिए कूलॉम का नियम क्या कहता है कि मान के चलिए 2 आवेश लेते हैं, है ना, कोई भी 2 आवेश लेते हैं। मान लो ये Q1 है ना, और ये मान लेते हैं कि ये Q2 है। अब ये दोनों के दोनों इसके सेंटर से अगर हम दूरी ले यहां पर, तो R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? मान लो R दूरी पर है। तो अब ये तो पक्की बात है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो बल लगेगा ना। देखो अगर ऐसा है कि ये विपरीत आवेश होंगे तो यहां पर जो है आकर्षण का बल लगेगा, है ना। और अगर ये समान आवेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। पर भैया बल तो जरूर लगेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। इसके अंदर बल तो लगेगा। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, हम F लिख देते हैं। अभी मैं ना ही आकर्षण ना ही प्रतिकर्षण में किसी प्रकार की कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। तो कूलॉम ने कहा, पता है ये जो Q1 है, ये जो Q2 है, मान लो 10 कूलॉम है, 5 कूलॉम है, फिर इस पे प्लस माइनस जो भी देना दे दो। कहता है कि अगर आप इन आवेशों की मात्रा को बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा उसका भी मात्रा बढ़ जाएगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक मान के चलिए छोटा चट्टान है और ये छोटा चट्टान है, इसके बीच में और एक बहुत बड़ा चट्टान ले लीजिए और एक और बहुत बड़ा चट्टान लीजिए, अब उसके बीच में। तो जितना ज्यादा आप यहां पर आवेश को बढ़ाते जाएंगे, जैसे चट्टानों को बड़ा करते जा रहे हैं, वैसे ही यहां पर इनके बीच में क्या चलता चला जाएगा? बल भी बड़ा होता चला जाएगा ना। और कहा एक बात और, इनको अगर गुणा कर दोगे ना इन आवेशों को, तो वो सीधा प्रभाव डालेगा आपके बल पे।
तो पहली चीज उन्होंने ये बताई, तो पॉइंट नंबर 1 रूल का पहला नियम उन्होंने बताया, ये जो बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों आवेशों के, यानी कि यहां जो हम बोल सकते हैं जो बल लग रहा है, जिस बल की हम बात कर रहे हैं, ये बल कैसा है, इसके बीच में आकर्षण बल बोल सकते हैं, प्रतिकर्षण बल बोल सकते हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलो मैं लिख लेता हूं, आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती समझते हो, मतलब कि अगर आप ये वाला बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ये घटाओगे तो ये भी घट जाएगा, तो समानुपाती होता है। समानुपाती के समझने का सबसे आसान तरीका, मान लो सीढ़ी है, इधर से सीढ़ी चढ़ने का है और इधर से भी सीढ़ी चढ़ने का है। आप हैं, आपका दोस्त है, आपने 2 सीढ़ी चढ़ा, ये भी 2 सीढ़ी चढ़ा, आप 4 सीढ़ी चढ़े, ये भी 4 सीढ़ी चढ़ा, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही आप बढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं समान अनुपात में बढ़ रहा, समानुपाती। और उल्टा, एक चढ़ रहा है एक उतर रहा है, मान लो ये चढ़ रहा है, ये आप उतर रहे हैं, ये 2 सीढ़ी चढ़ रहा है, 2 सीढ़ी आप उतर रहे हैं, तो जितना आप चढ़ रहे हैं उतना ही उतर रहा है, ये वही को है, जितना ये उतर रहा है उतना आप चढ़ रहे हैं। तो जब एक दूसरे के बीच में उल्टा केस चलता तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो पहला चीज तो समझ में आ गया कि ये जो सिस्टम है हमारा, कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 करता है कि देखिए इनके बीच में जो दूरी है, बोला हाँ दूरी है, बोला देखो जितना नजदीक रहेगा, ध्यान दो इधर आप भी, जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इनके बीच में बल लगेगा, और जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही बल जो है कम होता चला जाएगा। तो इसका बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं आप, किसी चीज को आप नजदीक से खींच के पकड़िए, ठीक है, तो पूरा बल आप लगा पाएंगे, और अगर किसी चीज को रस्सी बांध के दूर से खींचिए तो बल क्या होगा, कम हो जाएगा। आप देखते हैं 2 लेडीज झगड़ा करती है, जितना नजदीक रहेगी ना उतना ज्यादा टकराव होने की संभावना ज्यादा होगा, एकदम से एक दूसरे को खूब गाली देगी, वो उसके पति को गाली देगी, उसके पति को, उसके बेटे को खूब गाली चले। गांव में ज्यादा चलता है, शहरों में तो लोग पढ़े लिखे होते तो उतना बोलते नहीं है। और ये ऐसा है कि अगर दोनों को बिल्कुल दूर कर दीजिए तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा फिर तो, है ना। तो वैसे ही प्रेम के बीच में है, 2 लोगों के बीच में है तो प्रेम ज्यादा रहेगा, और 2 लोगों को दूर कर देंगे तो प्रेम भी कम हो जाएगा, है ना। तो गाँव में जो है कई बार मैं देखता था कि जैसे मान लो कि आमने सामने घर है, इधर घर है इधर घर है ना, तो मान लो कि एक महिला जो है दूसरे महिला को गाली देना शुरू किया, झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, और खूब बोले जा रही है, और दूसरी महिला भी खूब गाली दे रही है, दोनों का लाउड स्पीकर इतना होता था पूरे गांव में आवाज आ रहा है। तो अब मान लो कि किसी ने समझा दिया इस वाली महिला को कि ठीक है जी आप अंदर चले जाओ, कहाँ इससे मुंह लगाओगे। तो अब ये अकेले बक बक कर रही है, तो इसको लगेगा कि हम अकेले थोड़ी बोलते रहेंगे, तो ये जो है बमकते बमकते चलते चलते इसके घर के दरवाजे पे आ जाएगी, और फिर जब इतना बोलेगी कि ये भी अपने घर से निकल जाएगी, है ना। और जब ये अपने घर से निकल जाएगी तो फिर कहेगी अब बराबरी का मामला, फिर झगड़ा कंटिन्यू चलेगा। तो ये समझिएगा यहाँ पे कि दूरी का ये हिसाब किताब है। लेकिन दूरी में क्या है कि इन्होंने एक नियम दिया है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब केवल दूरी नहीं, आर स्क्वायर करेंगे, है ना, वर्ग। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि जो ये होता है इस तरीके का होता है, 1/r² होता है, इसको बोलते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो इसको हम इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे कि आवेशों के बीच लगने, यहां पर जो बल है यही वाला जो है, आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता, समझ रहे हो। तो हमने जो है ये 2 स्टेटमेंट यहां पर देखा, और हम एक काम करते हैं, इसको जो है
समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको जो है समीकरण 2 बोल देते हैं। मैथमेटिक्स में, गणित में समीकरण का कोई विशेष मतलब नहीं है, समीकरण केवल हमें एक सही फॉर्मेट में देता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों, ये जो आपका बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में एफ है और दाएं पक्ष में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये बोल देंगे कि एफ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर Q1 Q2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1/r²। तो ये हो गया एफ समानुपाती Q1 Q2 और ये हो जाएगा r²। अब देखिए ये एक संबंध है, कैसा है ये एक संबंध है जो आपको बताया गया है यहाँ पर। लेकिन इस संबंध को आप चाहते हैं कि इसको एक फॉर्मूला दिया जाए, एक संतुलित किया जाए, तो बीच में कोई ना कोई आपको स्थिरांक देना पड़ेगा एक। अभी कौन सा स्थिरांक होगा, क्या उसका नाम होगा, वो बात की बात है, बट यहां पर ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 और ये बाई r² हो जाएगा यहाँ पे, और यही आपका एक फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है ना, ये आपका फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया, ये हुई बल है। और के जो अपना है, के एक, आप ये बोल सकते हैं कि अनुपातिक स्थिरांक है, आप ये बोल सकते हैं अनुपातिक स्थिरांक है। अच्छा, के का मान कितना होता है, ये कई बार सवाल में दिया जाता है और कई बार सवाल में नहीं दिया रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है सर दो समीकरण में गुणनफल नहीं लिखेंगे, तो लिख तो नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 गुणनफल नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, गुणनफल लिखने की जरूरत नहीं है। तो के के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r² यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहां से जो k हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ r², नीचे क्या हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसमें जो है इनके आप एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं कि एसआई मात्रक क्या क्या जाएगा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है ना दूरी होता है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये कैसा हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल इसका जो यूनिट मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ऐसे पर कूलम स्क्वायर। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और -2 लिख देंगे, इनवर्स में जाएगा तो ऊपर आ रहा है ना हर से अंश में। और के का जो मान होता है वो मैं आपको बता देता हूं कितना होता है, आप याद रखिएगा। तो के का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और बाकी यही आपका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो गया पर कूलॉम का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। एंड दिस इज द डाटा जो आपको याद रखना है। हालांकि के बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये भी हम डिटेलिंग करके जानेंगे यहाँ पर। तो ऐसा है कि एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी क्या है कि हम तो स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई, तो जब हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम केवल समझना जरूरी होता है, पढ़ते चलते देखते चलते तब यहाँ पर जानता है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर आपको के और डिटेल में आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में के का क्या हिसाब किताब है। के का ऐसा हिसाब किताब है कि हम ये बोलते हैं के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। 4 को तो आप जानते ही हैं 4 होता है ना। पाई को भी आप जानते हैं कि 3.14 होता है या 22/7 लेते हैं। लेकिन जिसको हम इप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग इप्सिलॉन बोलते हैं, और इस बिंदु को नॉट बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं यहाँ पर, है ना। मान लो इप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, मैंने लिख देता है कि इप्सिलॉन नॉट इसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो अपना इप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आया था और मुझसे बाई मिस्टेक हो गया था। अब कैसे मिस्टेक हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है ना। और वही न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर इस तरह से ले लेंगे यहाँ पे। वैसे तो उल्टा हो जाएगा अगर लेंगे तो, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट का। रीजन ये है कि अगर हम इसको लें, इसको यहाँ डालें तो सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। खैर नहीं वे, अभी हम मात्रक का भी यहाँ पर देख लेंगे।
मात्रा का भी देख लेंगे यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट की क्या कहानी है। कूलॉम का नियम, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया है, हाँ देखो उल्टा करके दिया है ना, ये उल्टा करके देगा, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, वही मैं बोल रहा था। यहाँ पे रीजन ये है कि नीचे है तो ये जो है अब इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा ऐसे कर दो। अब ये जो पॉजिटिव था ना ये वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर -2 और ये कूलम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये कुछ। तो कैसे मिस्टेक हुआ था मुझसे मैं आपको बताता हूं। जैसे 4 ऑप्शन दिया था मुझे और 4 ऑप्शन में दिया था 8.85 गुणा 10 की पावर -12, फिर 8.85 गुणा 10 की पावर -9, 8.85 गुणा 10 की पावर -10, ऐसे करके कंफ्यूज कर दिया था और बाई मिस्टेक मैंने -10 वाला कर दिया था। और जब हम लोग क्या थे, जब वापस रास्ते में आ रहे होते थे तो उसके बाद देखते थे मिला के, अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया, ये गलती हो गई है ना। तो इस समय उसमें कोई गूगल का जमाना भी उस तरह से नहीं था, इसके बावजूद जो है देखते थे जो भी रहता था। सर इप्सिलॉन नॉट को कहाँ और किस लिए यूज करते हैं? इप्सिलॉन नॉट एक स्थिरांक है ना, और अगर आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे इतना ही मान आएगा। देखो अगर आप k के मान को पुट करोगे ना 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ऐसा करोगे ना तो वही मान आएगा, यही वाला आएगा। 9 गुना 10 की पावर 9 ही आपको मिलेगा। अब सोल्व करके देख लेना। तो k का मान डायरेक्ट ऐसा नहीं आ गया है, पहले इप्सिलॉन नॉट आया है तब k का मान आया है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि पहले k आया फिर ये आया, यहां मान रखेंगे तभी तो आएगा यहाँ पे। और इसको जो बोलते हैं हम लोग माध्यम की संवहनशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? माध्यम की परमिटिविटी बोलते हैं, संवहनशीलता बोलते हैं। तो मैं यहां पर बेसिकली लिख देता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं माध्यम की संवहन, है ना, संवहनशीलता। क्या बोलते हैं? संवहनशीलता, जिसको परमिटिविटी भी बोलते हैं। आप आराम से कैसे भी देख सकते, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। परमिटिविटी माध्यम का बोलते हैं। तो अभी जो ये दिया गया आपको, ये दिया गया है आपका स्वतंत्र स्थान का दिया गया है ना, मुक्त वायु का दिया गया है। ये जो होता है अभी स्वतंत्र का है, स्वतंत्र स्थान का है या वायु का है या निर्वात, समझिए निर्वात का है। अभी ये दिया है यहाँ पे। अब पता है कैसा होता है कि अभी कई बार माध्यम को ना बदल दिया जाता है, सवाल में बोल देगा कि हम माध्यम बदल दे रहे हैं। तो अभी तो जितने सवाल है निर्वात में करेंगे, जो खुला इसी में करेंगे, यही मान चलेगा। लेकिन जब बोलेगा कि माध्यम को बदल रहे हैं तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर माध्यम बदल देते हैं तो उसमें फिर ये इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाती है। और जब इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाएगी तो आप समझिए सब कुछ की वैल्यू बदल जाएगी। सिंपल सी बात आप समझिए ना, क्योंकि उसी के पूछेगा यहाँ पर, उसी हिसाब से जाएगा यहाँ पे। तो कैसे बदलता है, कैसे इसको लिखते हैं, आइए उसको समझते हैं। आपको सापेक्ष संवहनशीलता के बारे में आपको पढ़ना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर जो है मैं नेक्स्ट पेज में करके आपको, ये हो गया माध्यम का, जो माध्यम आपका होगा ये माध्यम का हो गया, ये निर्वात का आपका हो गया। और अगर हमें माध्यम का निकालना है तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट और ER हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पर। और जब हम गुणा कर देंगे तो ये आपका हो गया निर्वात का और ये आपका हो गया सापेक्ष। मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, आगे सब कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर देखो, मान लो अगर मुझे यहाँ इप्सिलॉन की वैल्यू लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसको लिखूंगा 1/4 पाई और ये अपना कितना आ जाएगा? इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन R आ जाएगा यहाँ पर। तो जो मैं ये वाला केस आपको बता रहा था कि यहां पर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर इप्सिलॉन की वैल्यू, तो ये ऐसा हो जाएगा F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R और ये हो गया Q1 Q2/R²। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। और बाद नीचे जो मैं लिख देता हूँ इप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूँ, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये तो आप जानते ही होंगे। तो साथ में लेके चलेंगे इन दोनों को, लेकिन पहले मेहमान का होगा फिर इप्सिलॉन नॉट का होगा, ये याद रखिएगा। मेहमान को नाश्ता देंगे, क्या बात है, क्या बात है। तो साथ में मेहमान को नाश्ता देंगे, लो जी बन गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका मेहमान मतलब मीडियम, है ना, माध्यम जो हो गया, नाश्ता मतलब निर्वात हो गया यहाँ पर आपका, है ना।
और साथ में मतलब सापेक्ष हो गया, यानी कि ई आर हो गया, ये आपका ई हो गया और आपका ये ई नॉट हो गया। तो इसको याद रखिएगा। और उसके बाद जो है आपका यहां पर हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के पार्ट में जो है फिर हम जानेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी हमने केवल पढ़ा है, लेकिन ये अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहां तक ये कॉन्सेप्ट हमारा था जो आपको यहां तक लाता। जैसे बहुत सारे बच्चों को संवहनशीलता समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहां पर। तो ये क्लास यहां तक है, लेकिन ये क्लास आगे अभी कंटिन्यू आपके ऐप में या जो वेबसाइट हमारा कंटिन्यू रन कर रहा है और आगे भी करेगा। तो मैं सारे बच्चों को कहूंगा कि लाइव क्लास ही ज्वाइन करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास के दौरान आपको पूछने का भी मौका मिलता है और ये सारी चीजें भी आप समझ पाते हैं। बाकी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दोनों जगह अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए यहीं पर सेशन बाइंड अप करते हैं।